चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज तुम लोग बहुत थक गए होगे, टेस्ट वेस्ट दिया होगा। कैसा हुआ टेस्ट तुम लोगों को? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। टेस्ट कैसा हुआ बेटा? फिजिक्स लेंदी थी सर थोड़ी। लेंदी थी? केमिस्ट्री फिजिक्स सर थोड़ी बीच में सेम लेंथ पे चली इस बार, जबकि केमिस्ट्री नॉर्मली थोड़ी छोटी आती है। केमिस्ट्री भी लंबी थी? थोड़ी सी लंबी थी सर, मतलब उतनी लंबी नहीं। फिजिक्स तो थोड़ा बहुत लेंथी रहती है। कुछ क्वेश्चन वोश्चन उसमें पूछने हैं? सर वो जो ईआर नहीं लगा हुआ था, चार दो ऊपर लगा था, फिर एक बीच में, फिर सर एक एक की नीचे और वाला मेरे को क्वेश्चन पूछना था, उसमें मेरा फिर एक 60/11 आ रहा था, दिया 90/11 था ऑप्शन। तुम लोग ऐसा करो कि क्वेश्चन नंबर पूछो, बताओ। सर स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते ऐप पे, अभी और सर अब आया नहीं है तक ना रिजल्ट, तो पेपर भी स्क्रीनशॉट नहीं नहीं आया। लेने अच्छा, देंगे। अभी पेपर पे नहीं है। तो कल हम लोग ये कह रहे थे, कल वाले नोट्स हमें तुम लोगों के दोबारा बनाने पड़ेंगे एक्चुअली। क्योंकि कल ये जो व्हाइट बोर्ड मेरा है ना, वो शूट आउट कर गया था, तो फिर दोबारा आया नहीं। सर नोट कर चुके थे। अच्छा ठीक है। तो लास्ट में क्या बता रहे थे हम लोग? टेम्परेचर स्टेबलिश। नॉर्मल केस, ये सर, इन नॉर्मल केस T is equal to T नॉट। हाँ, तो क्या तुम लास्ट पेज की स्क्रीन वो भेज सकती हो हमें, फोटो? यस सर। भेज दो जरा। लेकिन हाँ चलो, इसी में देखते हैं। तो बहरहाल जो नॉर्मल केस होता है, जनरली जो यूज होता है, वो T प्रोपोर्शनल टू I² अपॉन R³ होता है। ये ये कर रहे थे। ये आया था ना, ये ΔT/T0। ये लास्ट पेज पे थे। तो ΔT/T0 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया कोई, सपोज C डैश, और I² अपॉन R³। तो यहाँ जो ΔT है, वो ΔT होता है T-T0/T0 इज इक्वल टू C डैश I² अपॉन R³। तो T/T0 - 1 इज इक्वल टू C डैश I² अपॉन R³। और अगर हम इस 1 को ज्यादा तवज्जो ना दें, तो नॉर्मल जो जितने भी मेडिकल की बुक्स और टीचर्स यूज करते हैं, एक्चुअली एग्जैक्ट रिलेशन तो वही है जो मैंने निकाला था ये। लेकिन ये कॉमनली एक्सेप्टेड रिजल्ट है। और मैंने ये देखा है कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं एम्स में और इधर पेपर्स में, सब में ये चल जाता है।
तो अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं, देखिए कह देते हैं कि इफ वी फ्लो 5 एम्पियर करंट, तो टेम्परेचर डेवलप होता है 50 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर मैं 6 एम्पियर की करंट भेजूं तो कितने डिग्री का टेम्परेचर होगा। तो सीधे है T प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो 273 प्लस 50 अपॉन 273 प्लस T is equal to I स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। तो 273 प्लस T इज इक्वल टू 273 प्लस 50 इंटू 36 अपॉन 25। तो निकल आएगा कि कितना टेम्परेचर तब डेवलप होगा। और इससे ये भी क्लियर है कि अगर क्रॉस सेक्शन कम होगा, जैसे मान लीजिए 2 वायर हैं सेम मटेरियल के, एक की रेडियस 1 mm है, दूसरी की रेडियस 2 mm है, और दोनों में मैं सेम करंट भेजूं तो दोनों में टेम्परेचर सेम नहीं डेवलप होंगे। T1 अपॉन T2 बराबर R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब हो जाएगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर वायर का क्रॉस सेक्शन इतना कम कर दिया जाए तो टेम्परेचर कितना डेवलप होगा। और ये क्लियर है कि टेम्परेचर विल बी लेस इफ R इज इंक्रीज्ड, यानी मोटे वायर में, थिक वायर्स, इनका टेम्परेचर लेस होता है करंट बहाने में, सेम करंट फ्लो करने में टेम्परेचर लेस होता है। इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है मैक्सिमम अलाउड करंट। मैक्सिमम अलाउड करंट, जैसे घर में फ्यूज वायर्स होते हैं ना, तो ये कोई भी अगर वायर है आप इसमें करंट ज्यादा फ्लो करा दीजिए तो ये मेल्ट कर जाते हैं। तो वो भी इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए ये वायर है, करंट बढ़ाते रहिए टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तो जब ये मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा तो ये वायर मेल्ट कर जाएगा। तो फॉर ए मटेरियल Tm is proportional to I max स्क्वायर अपॉन R क्यूब। तो ये जो I max स्क्वायर है ये प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होगी, यानी जितना थिक वायर होगा आप उसमें से उतनी ज्यादा करंट पास कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक वायर है, इसका रेडियस 1 mm था, और ये मान लीजिए 10 एम्पियर की करंट से मेल्ट कर जाता है, मतलब फ्यूज कर जाता है। तो इसी मटेरियल का एक दूसरा वायर ले लें जिसकी रेडियस 2 mm है, तो ये इससे कितनी करंट जा सकती है। तो 10 स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 2 1 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। तो I स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। तो I बराबर, ये तो 10 हो गया और ये अंडर रूट ऑफ 8 हुआ तो 2√2, तो 20√2, 20√2, तो √2 इज 2.2, तो 44 एम्पियर। तो 2 mm के वायर पे हमने 44 एम्पियर तक की करंट भेज सकते हैं और वो मेल्ट नहीं होगा। और ये फॉर्मूला ज्यादा लोगों को पसंद भी है क्योंकि इसमें वो टी वाला चक्कर नहीं आया है। चाहे वो डेल्टा टी हो, उसमें तो अप्रोक्सीमेशन चलता है, इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता है। तो ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चन थे। इसके बाद इसमें होता है हीटिंग।
तो हीटिंग क्या होती है देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक केटल है और इसमें मुझे चाय बनानी है या पानी गर्म करना है, तो नीचे हम इसके नीचे हीटर लगा देते हैं। तो हीटर क्या करता है, एक कांस्टेंट रेट से इसको हीट प्रोवाइड करता है। तो हीटर प्रोवाइड्स हीट एट ए कांस्टेंट रेट, और वो पी कितना होगा जो हीटर वायर से करंट जाएगी। तो अगर इसमें से करंट आई जा रही है, इसका रेजिस्टेंस आर है, वोल्टेज वी है, तो P बराबर आई स्क्वायर आर और या वी स्क्वायर अपॉन आर, इसमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम वाटर है और इस फिलामेंट को मैंने 200 वोल्ट से जोड़ रखा है और इसका रेजिस्टेंस 400 ओम है। तो पता करना है कि कितने समय में वाटर बॉयल कर जाएगा, यानी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसको कितनी हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड हो जाएगी, कैलोरीमेट्री लगाओ, 100 ग्राम वाटर है, स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर 100 बढ़ाना है, तो 10 टू द पावर 4 कैलोरी हीट चाहिए। और जो तुम्हें हीट मिल रही है वो 200 इंटू 200 अपॉन 400, तो ये 2 आ जाएगा, 100 जूल पर सेकंड मिल रही है। ये जूल में है, ये कैलोरी में है। तो बस अब लगा दो कि जितने समय में ये हीट तो मिल जाएगी इसको, उतने समय में ये वाटर बॉयल कर जाएगा। तो P इंटू टी बराबर Q। तो 100 और ये टाइम और ये 10 टू द पावर 4 कैलोरी है, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदल लिया, तो T बराबर 4.2 इंटू 10 टू द पावर 2 सेकेंड्स है। अब यहाँ सेकंड में तो आंसर देना नहीं है, तो 420 अपॉन 60 मिनट कर लीजिए, तो एक जीरो कट जाएगा, 7 मिनट में ये वाटर बॉयल कर जाएगा। तो वाटर विल बॉयल इन 7 मिनट्स। यहाँ एक एजम्पशन भी है, ये जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो सब वाटर को मिल रही है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कुछ हीट इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है, कुछ ये वसेल ले लेता है, बट वी हैव इग्नोर्ड ऑल दैट क्वेश्चंस करने में। अब यहाँ पर इसके साथ तमाशा शुरू हो जाता है। जैसे देखिए क्या क्या तमाशा होता है। अरे प्रफुल्ल, बैक कर दीजिए, पहले वाला तमाशा नहीं लिखना। बैक बैक कर कर दीजिए पेज। पहले वाले तमाशे नहीं लिख पाई हैं। हो गया सर। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि जैसे एक हीटर वायर है, तो सपोज कर लो इसका रेजिस्टेंस आर है और कह देते हैं कि इसमें पावर जनरेट पी हो रही है, मतलब इसमें जो करंट लगी हुई है आई स्क्वायर आर बराबर पी है, या अगर वोल्टेज वी है तो वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू पी है। अब हमने इस वायर को दो पार्ट में काट दिया।
एक R/2 और R/2 इक्वल में काट दिया, और सिर्फ हम एक कॉइल यूज कर रहे हैं, आधा पार्ट, तो अब पावर जनरेशन कितनी होगी? अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती क्या करता है यहाँ पे कि इसको अगर हम मान लीजिए करंट आई मान लें, सपोज लेट करंट आई थी, वोल्टेज V था, तो पहली पावर हो जाएगी I²R बराबर P, और दूसरी में I²R/2 equal to P dash, and this implies P dash is equal to P/2. Power will be halved. लेकिन ये सॉल्यूशन गलत है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, मेंस होता है, हीटर के प्लग को हम उसमें जोड़ देते हैं, तो ये वोल्टेज कांस्टेंट देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप वोल्टेज लेकर के चलोगे, यानी I²R नहीं लोगे। जब आप करंट रेजिस्टेंस को आधा करोगे तो इसमें पहले वाली करंट नहीं बहेगी, कुछ और बहेगी, जबकि अप्लाइड वोल्टेज वही सेम रहेगा। तो V²R अपॉन इज इक्वल टू P, और V² अपॉन R/2 इज इक्वल टू P डैश, तो P डैश इज इक्वल टू 2P हो जाएगा। यानी अगर हम एक वायर को काट के, दो हीटर के वायर को काट के दो पार्ट में डिवाइड कर दें और सिर्फ एक हाफ को यूज करें, तो हीटर का पावर कंजम्पशन डबल हो जाएगा, ज्यादा पावर हो जाएगी। फिर इसके बाद तो इसका एक्सटेंशन हो सकता है, दो पार्ट किए, उन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, तो ठीक है। पहले हमारा हीटर वायर ऐसे था, R, पावर थी V² अपॉन R, उसके बाद दो पार्ट किए, R/2 R/2, और फिर जोड़ दिया, तो अब P डैश बराबर हो जाएगा V² अपॉन R/4, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन R/4 है, तो ये 4P के बराबर हो जाएगा। इसको मैं n पार्ट में जोड़ करके पैरेलल में कर सकता हूं, तो ये सब भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बना हीटर वायर का। दूसरे टाइप का ये होता है कि सपोज एक हीटर के दो कॉइल हैं, R1 एंड R2, तो जब हम R1 यूज करते हैं तो कोई वाटर T1 समय में बॉयल करता है, और R2 यूज करते हैं तो T2 समय में बॉयल करता है। तो मेरे पास ये सिचुएशन है, ये कोई चीज है, अब इसमें कुछ भी हो सकती है, आइस मेल्ट करानी हो सकती है, वाटर को बॉयल कराना हो सकता है, चाय कॉफी बनानी हो सकती है, कुल मिला के सपोज ये हीट लेती है Q। तो जब हम पहले कॉइल को यूज करते हैं तो Q बराबर हो जाएगा V² अपॉन R1 इंटू T1, और जब दूसरे को यूज करते हैं तो Q बराबर V² अपॉन R2 इंटू T2। नाउ अब क्या किया गया, दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, यानी मेरा हीटर ऐसे बन गया R1 R2, तो ये जो पावर इसकी हो जाएगी V² अपॉन R1 प्लस R2। अब ये कितने समय में बॉयल वही काम करेगा, तो मान लो TS कर दिया, TS स्टैंड फॉर व्हेन दे आर इन सीरीज, तो TS इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा Q। अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें R1 R2 की वैल्यू यहां से रख देनी है, तो TS बराबर Q R1 प्लस R2 अपॉन V², तो Q अपॉन V², और R1 की जगह मैंने लिख दिया V² T1/Q, V² T1/Q, और ये इसकी जगह लिख दिया V² T2/Q। तो यहाँ V² ऊपर से और Q ये नीचे से कट गया, तो आंसर तुम्हारे पास आ गया T1 प्लस T2। यानी अगर इंडिविजुअल इसको यूज करने में T1 टाइम में ये हीट मिल जाती है, इंडिविजुअल इसको यूज करने में T2 टाइम में हीट मिल जाती है, तो सीरीज में ऐड करने पर T1 प्लस T2 टाइम लगेगा।
सपोज इसको अगर पैरेलल में जोड़ें और तब अगर हीटर को यूज करें तो इसका भी तरीका यही होगा, v² अपॉन इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और मान लो अब टाइम t पैरेलल है दैट इज इक्वल टू Q, तो इसके बाद t पैरेलल बराबर हो जाएगा। अब यहां से फिर वही काम करना है, R1 R2 की जगह R1 की जगह v² T1 अपॉन Q और R2 की जगह v² T2 अपॉन Q करेंगे तो मुझ पे विश्वास रखो आंसर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सीधे रिजल्ट दे रहा हूं, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो एक बहुत ही अच्छी बात ये रही कि सीरीज और पैरेलल में टाइम भी सीरीज और पैरेलल की तरीके से ही है। जब R1 R2 की इंडिविजुअल टाइमिंग्स दी गई हैं तो सीरीज में जोड़ा गया तो T1 प्लस T2 जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट टाइम भी T1 प्लस T2 है। और अगर ये पैरेलल में जोड़ेंगे तो T1 T2 T1 प्लस T2 जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो जाहिर है ये वाला टाइम दोनों से कम होगा, T1 और T2 दोनों से। तो अगर आपको चाय या कॉफी जल्दी बनानी है तो हीटर के दोनों वायर्स को पैरेलल में यूज करिए। और इसका एक्सटेंशन इस पे नीट में और AIPMT में क्वेश्चन भी आया, वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जब एक वायर यूज करते हैं तो 6 मिनट में चाय बन जाती है, R2 को यूज करते हैं तो 3 मिनट्स में चाय बन जाती है। तो मुझे रेशियो निकालना था, अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ के चाय बनाए और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ करके चाय बनाए तो सीरीज में टाइम लगेगा 6 + 3 यानी 9 और पैरेलल में लगेगा 6 × 3 अपॉन 6 + 3 यानी 2 मिनट। तो जाहिर है जल्दी चाय बनानी है तो पैरेलल में जोड़ दो, और मेहमान अच्छा नहीं लग रहा है बोर करके भगाना है तो सीरीज में जोड़ के यूज करने लगो, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कर सकते हो, सपोज मेरे पास कई रेजिस्टेंसेस हैं, ये R1 है, इससे चाय T1 टाइम में बन जाती है, ये R2 है, इससे टाइम T2 में बन जाती है, R3 यूज करते हैं तो ये T3 में बन जाती है, R4 को यूज करते हैं तो T4 में बन जाएगी। तो मैंने हीटर में क्या किया, R1 और R2 को सीरीज में जोड़ दिया, R3 और R4 को भी सीरीज में जोड़ दिया, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, और अब ये टाइम हमें बताना है कितने समय में चाय बनेगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह तुम इक्विवेलेंट टाइम भी यूज कर सकते हो। R1 R2 वाला टाइम हो जाएगा T1 + T2, ये वाला टाइम हो जाएगा T3 + T4, तो टोटल हो जाएगा T1 + T2 इंटू T3 + T4 अपॉन T1 + T2 + T3 + T4। ये टोटल टाइम लगेगा चाय बनने में अगर इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। अगर मैं इस तरीके से जोड़ूं, R1 R2 और R3 को अगर हम पैरेलल में जोड़ दें, उसके साथ R4 को सीरीज में जोड़ दें, तो इसमें टाइम कितना लगेगा ये हमें मालूम है, T1 T2 T3 अपॉन T1 T2 T2 T3 प्लस T3 T1 और प्लस T4, तब इतना टाइम लगेगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि मतलब रेजिस्टेंसेस को अगर हम जिस कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की जगह टाइम लेकर के उसी तरीके से हम लोग टोटल टाइम कंजम्पशन भी निकाल सकते हैं। तो बेटा ये हमारे हीटिंग इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस थे, और एक हमारे पास और फरमाइश आई थी। फरमाइश ये थी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैंने बताई है क्या? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने बताई है यस सर, बनाए सर, बताए यस सर, बताए हैं। हाँ, तो इसके कुछ क्वेश्चंस लोग देते हैं,
ये क्वेश्चन हमसे एक पूछा था, ये मान लो सेल है, ये मान लो R है, ये मान लो R है, और ये मान लो 2R है, और ये R है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R so that power consumption in R is maximum। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एक्सटर्नल बराबर इंटरनल होता है। तो इसकी एक देखो ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है कि ये आर लगा हुआ है ना, तो यहां से तुम ओपन कर दो और बाकी सबको शॉर्ट कर दो। तो ये लगा हुआ है, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है, इसको ओपन कर दिया। तो मेरा सर्किट क्या बना, एक तो इनके बीच में ये आर बना, और दूसरा इनके बीच में इधर ये आर बना, इधर ये आर बना। सेल को शॉर्ट कर दो और ये ऐसे जुड़ा, और ये ए और बी है, और ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देखो ये आर और 2R पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस R। तो ये आ जाएगा 2R/3। तो जब R की वैल्यू 2R/3 ओम होगी, तब इसमें पावर कंजम्पशन मैक्सिमम। अदरवाइज निकालने को तुम लोग वैसे भी निकाल सकते हो, लंबा वाला तरीका भी देख लो जो फंडामेंटल है। यहां से तुम करंट I मान लो, तो I बराबर कितनी हो जाएगी, I बराबर हो जाएगी ये वोल्टेज अपॉन 2R प्लस 2RR अपॉन 2R प्लस R। अब इस वायर से कितनी करंट जाएगी, I थ्रू R, तो ये टोटल करंट आ रही है E अपॉन 2R प्लस 2RR अपॉन 2R प्लस R, और इससे जाने वाली करंट निकालनी है, तो इसको 2R से मल्टीप्लाई करेंगे और 2R प्लस R से डिवाइड करेंगे। तो पावर कंजम्पशन P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R, I ये वैल्यू है, इंटू स्मॉल r, और फिर हम dp/dr को 0 कर देंगे, तो r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकल आएगी। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जब IR की स्क्वायर रखोगे तो पहली बात तो इस गंदे से टर्म का स्क्वायर करोगे, और फिर उसको dp/dr भी करोगे, तो ये कम से कम 5 मिनट का समय ले जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हें 5 मिनट का समय नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी लग जाएगा। जिस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए तो उसको ओपन कर दो, और बाकी सब सेल वेल जितने लगे हैं शॉर्ट कर दो, और उनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, और आर की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। तो दैट इज ए ग्रेट शॉर्टकट। अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, और ये सर्किट के हमने लगभग सारी केसेस ले लिए, और तुम लोगों को जितने भी केसेस और चाहिए, क्योंकि देखो इस सर्किट में के क्वेश्चंस में कोई लिमिटेशंस नहीं है, चाहे जितनी तुम कठिन क्वेश्चंस ले लो, एक से एक कठिन और एक से एक सिंपल क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। सपोज ये वाला सेल है 10 वोल्ट का, और ये वाला सेल है 5 वोल्ट का,
और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दे। ये 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये 10 ओम है। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन है, और आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, देखिए कैसे करते हैं। स्नेहा का आंसर आया है 0.625 एम्पियर। स्नेहा, तुम्हारा आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने इसको किया कैसे है। प्रियंवदा का भी आंसर आ गया है, प्रभांशु का भी आ गया है। सर फॉर्मूला E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 से पहले EMF निकाल लिया, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको सीरीज में डाल के V इक्वल टू IR किया। तुमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, इक्विवेलेंट EMF पहले निकाले सर। तो यानी तुमने किया 10/2 प्लस 5/1, है ना, यस सर। अपॉन 1/R1 1/2 प्लस 1/1। यस सर। सर हम सीधे वही E1R2 अच्छा ठीक है, प्लस ठीक है, वही 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 हमें इस तरीके से याद है कि E1/R1 प्लस यस E2/R2 सर यस सर। अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो तुम्हारा ये बन जाएगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R1 R2। प्लस R2। यस सर। तो ठीक है, ये 5 और 5 ये 10 हो गया, और ये 3/2 हो गया, तो ये 20/3 आ गई। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इसका निकाल लो। पैरेलल यस। हाँ, तो ये 2/3 हो गया। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का हो गया, 20/3 और 2/3 और 10। तो I बराबर हो जाएगा 20/3 अपॉन 2/3 प्लस 10। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20/32। तो दिस इज 4 अपॉन, नहीं नहीं नहीं,
हम 4 से काट रहे हैं, तो 5/8 तो 0.625। तो मेरे ख्याल से लगभग सबका सही आया है। बहुत है। अच्छा, क्या सबने इसी मेथड से किया है कि किसी ने और किसी तरीके से किया है? हाँ? अगर किसी ने किसी और मेथड से किया है तो बताओ, क्या किसी ने किरचॉफ लॉ से भी किया है? नहीं, किरचॉफ लॉ से किसी ने नहीं किया है। देखो, अच्छा मान लो अगर इसी में हम कह दें कि नहीं हमें ये वाली करंट बताओ आई, तब क्या करोगे? स्नेहा तुम बताओ बेटिया। किरचॉफ लगाएंगे सर। तब किरचॉफ लगाएंगे, ठीक है ना। देखो, तुम्हें इसका आज एक शॉर्टकट बता रहे हैं। सर थोड़ा बैक करिए। हाँ, सर हमें पूरा करंट तो पता ही चल गया, फिर हम रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड नहीं कर देंगे? ईएमएफ भी तो है बेटा, ओह यस सर। ईएमएफ भी तो है। देखो ये 10 वोल्ट है। चलो अभी पीछे ही करते हैं। क्या तुम लोग ये एडमिट करते हो कि ये अगर पॉइंट लें ए बी सी, इन तीनों पे पोटेंशियल्स बराबर होंगे? सपोज यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी V होगा, यहाँ का भी V होगा, क्योंकि इनके बीच में तो कुछ है नहीं। सिमिलरली ये भी है, यह V डैश है तो ये भी V डैश होगा, तो ये भी V डैश होगा। तो हमारे पास एक थ्योरम आती है कि अगर हमारे पास इस टाइप का सर्किट मिल जाता है, मैं उसको जनरल वे में लिख देता हूं। सपोज ये E1 है, ये R1 है, और सपोज ये E2 है, ये R2 है, और ये R है। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 ब्रांचेस हैं, सपोज AB, CD और EF, ये पैरेलल में जुड़ी हैं। ब्रांचेस AB, CD एंड EF आर इन पैरेलल, ये पैरेलल में जुड़ी हुई है। तो ये VA माइनस VB, VA बराबर VC होगा और बराबर VE होगा, और VB बराबर VD होगा और VF होगा। तो यानी VA माइनस VB, भाई पोटेंशियल्स ये बराबर है, तो VC माइनस VD और ये VE माइनस VF, ये सब आपस में बराबर होंगे से V। तो इस V को हम एक झटके में लिख सकते हैं, और उसका फॉर्मूला ये है, सब में E/R कर दो, यानी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। लेकिन जो थर्ड वाली ब्रांच है, सेल तो है नहीं, तो उसका EMF 0 हो जाएगा, कोई सेल नहीं लगा हुआ है इसमें। और नीचे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R कर दो, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो 2 सेल हो गए, जैसे
अभी मैं उसका एग्जाम्पल ले लूंगा तो समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले को मैं लंबा नहीं कर रहा हूं। तो ये वोल्टेज आ गया इन दोनों के बीच में। अब बैक चलते हैं अपने क्वेश्चन में। ये तुम लोगों का तरीका था, तो इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं और आंसर तुम लोगों को अपना याद ही होगा। तो मेरा तरीका है, ये V बराबर हो जाएगा जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10/2 प्लस 5/1, इसमें तो EMF है नहीं, अपॉन 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/10। तो ये तो 10 आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करना है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 प्लस 10 25 नहीं 15 और एक 16 आ गया। तो ये 100/16 आ गया। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो गया है। तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, इधर का पोटेंशियल कम है। तो मेरे पास करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये कट गया, 10/16 आ रहा है और वही 5/8 आ रहा है। तो तुम्हारा वही आंसर आ जा रहा है 0.625। सेम करंट आ गई और काफी कम समय में आ गई। और इसका एडवांटेज ये है कि देखो इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, इधर का कम है, तो ये करंट ऐसे जाएगी। अब यहां से यहां तक चलना है तो किरचॉफ लॉ हमें मालूम तो है ही है। तो यहां से यहां के लिए किरचॉफ लॉ लगा दो। सपोज ये करंट हमने I मान ली, सपोज इस करंट को मैंने I2 मान लिया है, तो कैन यू अप्लाई किरचॉफ लॉ विद दीज 2 पॉइंट्स? आंसर है यस। VB, यहां से चलते हैं, VB अब ये ड्रॉप होगा -5 और यहां गेन होगा प्लस I × 1। करंट ऐसे जा रही है ना, करंट के अपोजिट जा रहे हैं, बराबर हो जाएगा ये V'। ठीक है, और ये निकल आया इसमें, ये VB माइनस V' क्या है? I × 1 बराबर V' माइनस VB प्लस 5। तो ये बेटा हमने ये पॉजिटिव लिया था ना, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है ये V माइनस V' निकलता है, दिस माइनस दिस, और यहाँ पे V' माइनस V है, तो ये माइनस में हो जाएगा, -100/16 और प्लस 5। तो अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, -100/16 कितना होता है? ये 50/8 होता है, -50/8 और प्लस 5। तो ये -50/8 अगर आया तो 8 पंजे 40, -10/8 आया I × 1। तो I बराबर आ जाएगा -10/8 एम्पियर की, तो 5/4 -1.25 एम्पियर। और चूंकि माइनस में आई है तो इसका मतलब है करंट इसमें ऐसे नहीं बहेगी बल्कि इस तरफ बहेगी। अब सपोज इससे करंट निकालनी है तो हम यहाँ पे नहीं बदलेंगे, हम सर इसमें तो बिना किरचॉफ का भी निकाल सकते हैं ना सर? हैं? बिना किरचॉफ का भी निकाल मैं सकते हैं इसीलिए बता रहा हूँ, कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जेई मेंस में हो या जेई एडवांस में हो, ये मोस्टली वो बिना किरचॉफ लॉ के सॉल्व हो जाते हैं।
अब जैसे इसमें निकालना है तो चलो इसी तरीके से VA -10, ये 10 गया, और +2 × I1 इज इक्वल टू V डैश। तो 2I1 बराबर हो जाएगा V डैश माइनस VA, ये तो यही होगा, -100/16, और इस बार +10 हो गया। तो I1 बराबर हो जाएगा -50/16 और +5। तो ये 16×5 = 80, तो 30/16, तो दिस इज 15/8। तो 8 5 जाए, ये कट जाएगा, ये 1 पॉइंट और 7 आएगा, 8 7 56 8 64, 1.8। 15/8 कैलकुलेट कर लो, 15/8। एम्पेयर। अब ये पॉजिटिव आई है, यानी ये इसी तरफ से फ्लो करेगी एक्चुअल। ये वाली I2 हमने इधर मानी थी, नेगेटिव आ रही है तो ये इधर जा रही है। एक फॉर्मूला और भी होता है कि अगर कोई सेल करंट देता है तो V+IR होता है, ये V-IR होता है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो दिस इज द बेस्ट वे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास ये हम बढ़ा देते हैं, ये मान लीजिए 10 कर दिया, और ये मैंने 8 कर दिया, और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, और इसके बाद एक ऐसे सेल ले लिया, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, ये मान लो 2 वोल्ट है, और सपोज इस बार ये कर दिया ये 10 ओम, और कहा रेजिस्टेंस निकालिए, तो मेरे पास वही है, ये A है, ये B है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये पॉइंट्स हैं पैरेलल में। तो V बराबर, अब देखो अब क्या बनेगा, इस ब्रांच को लोगे ना तो ये 2 सेल हैं इसमें, तो इधर वाला पॉजिटिव हम VA माइनस VB निकाल रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट VA माइनस VB। तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये 10 - 8, 10 - 8/10, और ये उल्टा लगा हुआ है, ये उल्टा था, इसको माइनस लिया था, ये उल्टा था, ये शुरू से माइनस होगा, तो -2/5, इसमें तो EMF है नहीं, और 1/8 नहीं, 1/10 + 1/5 + 1/10। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, -2/10 नहीं +2/10 -2/5 अपॉन, इसको करोगे तो ये 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 1 1 2 और 2 4, और इसको 10 से गुणा कर दिया तो 2 - 4 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा -1/2, -1/2 आ गया, और -1/2 आ गया, मतलब ये कम है, ये ज्यादा है, तो करंट इसमें ऐसे बहेगी, इस तरीके से करंट बहेगी। और I बराबर अगर निकालना है तो वोल्टेज को डिवाइड कर दो, -1/20 एम्पियर की करंट आएगी। वोल्टेज करंट हम इसमें ऐसे मान रहे हैं, तो ये इधर हो जाएगा। ये 1/20, जिसका ये आंसर आया था लास्ट में, जिसने दिया था आदिल अंसारी जी टाइप का, ये बिल्कुल सही आंसर आया था, 0.05 एम्पियर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो ये मतलब इसमें
किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। और 1 मिनट रुको, एक क्वेश्चन और लाते हैं हम। एक्चुअली इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो मौके पे मिलते नहीं है। एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन हम और लाते हैं। ये बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल से हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। तो ये है 10 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट। ये है 8 वोल्ट। और ये है 6 वोल्ट। और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया है, मतलब इसमें करंट बह नहीं है। और ये रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं, 6 ओम, नहीं 8 ओम। एक ये जुड़ा हुआ है 4 ओम, एक ये जुड़ा हुआ है 2 ओम। ये सब ऐसे जोड़ दिए। और ये है 10 ओम। तो मुझे अमीटर की रीडिंग बतानी है। अब ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको 1 मिनट में हम करेंगे। देखो, इन सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर ये रहा, ये है ना। तो यहां से हमने अर्थ कर दिया, तो ये वोल्टेज 0 हो गया। अमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो अब यहाँ का वोल्टेज भी 0 हो गया। तो यहाँ का हो जाएगा -6। ऐसे चलोगी तो ड्रॉप होगा, ऐसे चलोगी तो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -14, और यहाँ का हो जाएगा -18, और यहाँ का हो जाएगा -8। -18 + 10, और ये सब तो 0 0 है। अब इस अमीटर की रीडिंग नहीं, आप किसी भी अमीटर की रीडिंग निकाल सकते हैं। निकालो जरा।
अब इस क्वेश्चन में एक क्लू है, ये तुम लोग समझ लेना बस। थोड़ा सा ये लटपटाने वाला क्वेश्चन है। बिरयानी वाला सर, देखो कुछ जनरल लोग ये कहेंगे, इसमें गलती क्या होगी बता दें। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहाँ का 0 है, तो कुछ लोग कहेंगे कि इसमें से करंट 0 एम्पियर होगी। हम नहीं कह सकते हैं, क्यों? आइडियल एमीटर है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो एमीटर का रेजिस्टेंस भी 0 है। तो डोंट डू दिस। यहां से अगर करंट बहेगी भी तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है। तो इसको छोड़ दो, बाकी जगह देखो। ये -6 है, ये 0 है, तो करंट ऐसे ऊपर बहेगी। कितनी? -6 -6 और ये 0, तो 6/2। तो ये 3 एम्पियर की करंट ऊपर जाएगी। और ये 14/4, तो 14/4 इज इक्वल टू 7/2, तो 3 पॉइंट, ये 4 है। ये वाला सेल मैंने उल्टा लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो 7/2 तो 3.5, तो ये ऊपर 3.5 जाएगी। और यहाँ कितनी जाएगी? ये रेजिस्टेंस दिया है 18/8, तो 9/4, तो 2.25 और यहाँ से भी करंट निकल आएगी, ये ऊपर की ओर जाएगी 0.8। अब देखो यहां से करंट तुम्हें निकालनी है, तो जब करंट जाएगी तो ये ऐसे 0.8 की जाएगी, ये इधर जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी, ये इधर ऐड हो जाएगी, ये इधर ऐड हो जाएगी और ये साथ में चली जाएगी। तो अमीटर की रीडिंग हो जाएगी 0.8 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3, तो 3 2 5 1 6 3 9, अमीटर की रीडिंग हो जाएगी 9.8 ओम। इसको किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनेगा, बट ये विदाउट किरचॉफ्स लॉ भी बहुत ही आसानी से हो रहा है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हारे में उसमें किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ये और बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, लास्ट कहा था लेकिन एक और करा दे रहे हैं। ये 10 ओम है, ये 20 ओम है और ये हमारे पास 30 ओम है। और यहाँ के ये पोटेंशियल दिए हुए हैं, फिलहाल यहाँ तो दिए हुए हैं 70 0 और 10। तो यहाँ का 70 दिया है, यहाँ का 0 दिया है, वहां का 10 दिया है। अब मुझे करंट किसी भी ब्रांच में पूछी जा सकती है, तो आप क्या करो, यहाँ का पोटेंशियल V मान लो, और मान लो ऐसे करंट गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो इसमें वाली करंट कितनी हो जाएगी? 70 - V/10 इक्वल टू 20 माइनस V - 0/20 प्लस 30 - 10। क्या मुझसे बार बार गड़बड़ हो जा रही है, पोटेंशियल यहाँ लिखना है, तो V - 10/30। V कैलकुलेट कर लो, जिसमें करंट चाहिए निकल आएगी। और अच्छा हो अगर इसका फॉर्मूला याद कर लो, कैपेसिटेंस वाला मैंने बताया था,
ये R1 R2 ये R3 है, और यहाँ का वोल्टेज V1 V2 और V3 हो, तो इस जंक्शन का पोटेंशियल याद कर लो। कैपेसिटेंस के केस में भी मैंने बताया था ऐसे, ये C1 ये C2 और ये C3। तो अगर यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का V2 है, यहाँ का V3 है, तो मैंने यहाँ का वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था, वैसे इसमें भी निकाल लो और दोनों को याद रखो, और ये दोनों रिजल्ट एज ए शॉर्टकट याद रखेंगे, रिजल्ट एज ए शॉर्टकट। तो ठीक है बच्चों, गुड नाइट। पीडीएफ हम इसकी आज की भेज देंगे, सेव कर ले रहे हैं, और इसको कर लेना। कल से हम लोग मैग्नेटिज्म याद शुरुआत करेंगे, ध्यान रखना, ठीक। Thank you, sir.